बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के बाद अब बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर भी इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर तमाम सब्जेक्ट्स के एक्सपीरियंस टीचर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह हाफिज़। हाय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेल वॉल। तो हम सेल वॉल के जो हैं कुछ कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सेल वॉल के इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम जो है फिर इसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन को देखेंगे और फॉर्मेशन के बाद हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं जिसमें कुछ प्रो कैरियोटिक सेल्स हैं, उनको देखेंगे और उसके बाद जो है यू कैरियोटिक सेल्स उनकी स्टडी करेंगे और लास्ट पे हम देखेंगे सेल वॉल के फंक्शंस को। तो सबसे पहले हम सेल वॉल को स्टार्ट करते हैं कि सेल वॉल जो है ये बेसिकली है क्या। तो जैसा कि हमारे पास ये जो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है सेल वॉल, तो सेल वॉल में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप तमाम को ये पता है कि जब भी आप किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप उसकी डिस्कवरी को स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम सेल वॉल की डिस्कवरी को देखते हैं। 1665 में एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था रॉबर्ट हुक। ये जो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक था, इसने 1665 में एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई। जब इसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई तो उसमें ये क्या देखता है कि कुछ डेड वुड सेल, कुछ डेड जो हैं वुड सेल थे जिसको हम कार्क सेल भी कहते हैं। इसने वो माइक्रोस्कोप के नीचे रखने के बाद जब उसकी स्टडी की तो इसने सेल को डिस्कवर्ड किया और सेल के साथ उसी टाइम एट दिस स्पॉट इसने जो है वो सेल वॉल को भी डिस्कवर्ड किया और अपनी जो बहुत उसकी मशहूर जो रिसर्च है माइक्रोग्राफिया, उसके अंदर इसने सेल वॉल को पब्लिश भी किया। तो ऐसे सेल वॉल की डिस्कवरी के बाद नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है। जैसा कि स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। बैक्टीरिया के सेल हैं, उसके बाद एल्गी के सेल हैं, फंजाई के सेल हैं और प्लांट सेल्स हैं। ये जितने भी सेल्स हैं इन तमाम में सेल वॉल पाई जाती है और ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ये सेल के सबसे बाहर पाई जाती है, इसीलिए इसको आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये हमारे पास सेल वॉल का इंट्रोडक्शन था। सेल वॉल के इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास 2 तरह के सेल्स हैं। कुछ ऐसे हैं जिसको हम बोलते हैं प्रो कैरियोटिक सेल्स और कुछ ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं यू कैरियोटिक सेल्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रो कैरियोटिक सेल और यू कैरियोटिक सेल्स की एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारा प्रीवियस लेक्चर है। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि प्रो कैरियोटिक सेल और यू में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जस्ट मैं एक चीज बताऊंगा कि जो प्रो कैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर आते हैं बैक्टीरिया और बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा इनकी सेल वॉल में म्यूरिन भी पाई जाती है। म्यूरिन के अलावा टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड्स, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट जो हैं वो बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। लेकिन जो इसका मेन कंपोनेंट है वो है पेप्टाइडोग्लाइकेन। जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, अगर आप पेप्टाइड को देखें तो इसका मतलब होता है अमाइन और ग्लाइकेन का मतलब होता है शुगर। तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये अमाइन मीन अमाइनो एसिड जो हैं वो पाए जाते हैं प्रोटीन में और शुगर पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनती है। इसके अलावा बाकी जो कंपोनेंट है वो माइन्यूट अमाउंट में पाए जाते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखनी है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसा कि माइकोप्लाज्मा, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। एमसीक्यूज ये ध्यान में रखना है कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो हमारे पास प्रो कैरियोटिक सेल्स के बाद फॉर्मेशन आता है, लेकिन फॉर्मेशन को मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले मैं यू कैरियोटिक सेल्स की बात करता हूं। तो सेल वॉल में जब आप यू कैरियोटिक सेल्स की बात करनी है तो यू कैरियोटिक सेल्स को फर्दर मैंने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला है एल्गी, उसके बाद है फिंजाई, उसके बाद है प्लांट्स और लास्ट पे है एनिमल्स।
तो ये जो हमारे पास 4 तरह के ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स जो हैं, इनमें से जो पहले, ये चारों के चारों यूकैरियोटिक्स हैं, ये चारों के चारों यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन इसमें से जो पहले 3 हैं, एल्गी, फंजाई एंड प्लांट सेल जो हैं, जस्ट इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, बाकी जो है उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो हमारे पास यहां पे जो एल्गी है, अगर आप एल्गी को देखें तो एल्गी की सेल वॉल में मेन सेलुलोज होता है, सेलुलोज के अलावा मानोज, मानोज के अलावा ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज के साथ ट्रिहालोज, वो तमाम के तमाम जो हैं वो स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं इसके अंदर, वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो यहां पे अगर हम एल्गी की बात करें तो ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है एल्गी की, ये तस्बीह के दानों की तरह की है, ये बीडेड लाइक है। अगर आप इसको देखें तो इसको ये एल्गी की एक एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं स्पायरोजायरा। अब ये स्पायरोजायरा है क्या? अक्सर आप जब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की स्टडी करें, उसके अंदर जितने भी हमारे पास रिवर्स हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, ये जितने भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है, इनके अंदर अक्सर हमें देखने में मिलता है कि काफी लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड की तरह के जाले से होते हैं, उनको हम बेसिकली कहते हैं एल्गी। वो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर्स होता है। बहुत से आप में से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इसको स्टडी भी किया है और इसको ऑब्जर्व भी किया है। जब भी हम इसको देखते हैं तो इसकी सेल वॉल जो है वो बनी होती है सेलुलोज, मानोज, ट्रिहालोज एंड ग्लैक्टोज की। उसके बाद जब हम फंजाई की बात करें तो ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये हमारे पास फंजाई की है। फंजाई अक्सर जो है आप देखते हैं कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करती है, जिसको हम उर्दू में खंबी कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में मशरूम कहते हैं। इसकी सेल जितने भी हैं उनके बाहर भी सेल वॉल पाई जाती है। इसकी सेल वॉल जो है वो बनी होती है काइटन की। काइटन के अलावा जो है इसकी सेल वॉल में और भी चीजें मौजूद होती हैं। काइटन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए ये एमसीक्यू याद रखना है कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। तो उसमें से हमारे पास एक काइटन इसकी जो है अलाइव एग्जांपल वो आपके पास मौजूद है जी। आगे यूकैरियोटिक सेल्स में नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट्स, जिसकी हमने डिटेल में स्टडी करनी है, जिसके बारे में हमने अच्छी तरह जानना है। जब भी आप प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है उसको फर्दर हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। यहां पे मेरे पास ये 2 सेल्स हैं, एक सेल ए और एक सेल बी। अगर आप गौर से इसको देखें तो ये जो 2 सेल्स हैं इनके बाहर मैंने एक रेड कलर की लाइन लगाई हुई है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी वॉल। गौर से सुनना है, ये रेड के अंदर वाली साइड पे जो हमारे पास ब्लू कलर की लेयर है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। इसी तरह इस सेल में भी रेड वाली प्राइमरी और उसके अंदर सेकेंडरी। अब रेड 2 सेल्स की जो रेड हैं इनके दरमियान एक वाइट कलर की लेयर है। ये जो वाइट लेयर है पूरे सेल्स के बाहर, इसको हम बोलते हैं मिडल लैमिला। ये तीनों लेयर जब आपस में मिलती हैं तो ये तीनों मिलकर कहलाती हैं सेल वॉल। प्लांट की बॉडी के अंदर सबसे बाहर फिर मिडल लैमिला हुई, मिडल लैमिला के अंदर प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल। तो यहां पे अब हम तीनों की कॉम्पोजिशन को देख लेते हैं कि तीनों की कॉम्पोजिशन क्या है। जो प्राइमरी वॉल है ये बनी होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन। अंडरस्टैंड? एमसीक्यूज भी ध्यान में रखना है कि प्राइमरी वॉल जो है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। उसमें सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है और पैक्टिन है। यहां पे स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू ध्यान में रखना है कि ये जो हमारे पास सेलुलोज है ना, ये आपकी नेचर में सबसे अबंडेंट अमाउंट में है, सबसे ज्यादा पाया जाता है जो सेलुलोज है। ये प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन है। प्राइमरी यहां पे मैंने रेड से शो की हुई है। प्राइमरी से अंदर अगर आप ब्लू की तरफ जाएं तो ये जो ब्लू है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल में ये तीनों ऊपर वाले कंपोनेंट सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन तो मौजूद है, लेकिन इसके अलावा
इसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट भी मौजूद होते हैं जो प्राइमरी वॉल के अंदर नहीं होते। वो कौन कौन से हैं? वो लिग्निन है, वैक्स है, साल्ट है, सिलिका है और क्यूटिन है। तो ये जो आपके पास लिग्निन है ये सेकेंडरी वॉल का मेन कंपोनेंट है और पूरी वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे पाया जाने वाला ये केमिकल्स है, ये कार्बोहाइड्रेट जो सेकंड नंबर पे पाया जाता है। अब सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, वैक्सिस, ये जितने भी हैं इनकी डिटेल, इनके केमिकल फार्मूलाज, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हम जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर इंशाल्लाह उनको कुछ स्टडी करेंगे। तो यहां पे हमारे पास एक लेयर रह गई है जिसको हम कहते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला सबसे बाहर वाली लेयर होती है सेल वॉल की और मिडल लैमेला बनी होती है पैक्टिन की। और ये जो पैक्टिन है इसकी होती है स्टिकी नेचर। ये जो पैक्टिन है इसकी स्टिकी नेचर होती है, इसलिए ये डिफरेंट सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है क्योंकि ये सबसे बाहर है। अब यहां पे एक चीज और कि सेल वॉल के अंदर कुछ पोर्स होते हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं। उन जो पोर्स हैं उनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो एक सेल के साइटोप्लाज्म से चीजें दूसरे सेल में आती हैं तो उन पोर्स को हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। तो आपके पास आपने पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया की एग्जांपल और उसकी कंपोजिशन पढ़ी, यूकैरियोटिक में एल्गी, फंजाई, प्लांट्स और उनकी केमिकल कंपोजिशन सेल वॉल की पढ़ी। और अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन, जो हमने एक पॉइंट स्किप किया था कि इसकी फॉर्मेशन कहां से होती है। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन को समझने के लिए आपको ये सेल का जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब भी आप प्लांट के सेल को देखते हैं, इसके बाहर सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आपकी ग्रीन कलर की अंदर वाली लेयर है इसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पे मेरा पॉइंट जरा गौर से सुनना है। सबसे बाहर सेल वॉल की मीन 3 लेयर्स, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म। अगर हम प्लांट के सेल से सेल वॉल को रिमूव कर दें तो बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब अगर सेल वॉल के साथ सेल मेम्ब्रेन को भी रिमूव कर दें तो हमारे पास पीछे जो पोर्शन बचेगा वो होगा प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस शामिल है। जब सेल वॉल की फॉर्मेशन हो तो अंदर से डिफरेंट केमिकल्स बाहर को मूव करते हैं और बाहर आकर उनकी डेपोजिशन होती है और डेपोजिशन के नतीजे में सेल वॉल बनती जाती है। यहां पे एक पॉइंट मैं आपको यह बता दूं, जितने भी यंग प्लांट हैं जो अभी सीड से जिनकी सीडलिंग हो रही है उनके अंदर जो स्ट्रेंथ मिलती है प्लांट्स को वो मिलती है प्राइमरी वॉल से। लेकिन जो प्लांट जो है वो साइज में बढ़ता जाता है, मैच्योर होता जाता है, तो उसके अंदर जो सेकेंडरी वॉल है ये थिक होती जाती है। जो ये थिक होगी सेल वॉल को उतनी ज्यादा थिकनेस और स्ट्रेंथ मिलेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लांट के सेल में जो सेकेंडरी वॉल है ये थिक होती जाएगी। ये जो ब्लू है इसको हमने कहा था सेकेंडरी वॉल। अगर ये सेकेंडरी वॉल थिक होती जाए, आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे साइटोप्लाज्म के ऊपर प्रेशर लगाएगी और साइटोप्लाज्म की डेथ हो जाएगी। जब साइटोप्लाज्म डेड हो जाएगा तो ऐसे सेल्स को बाद में हम ट्रैकिड एंड वेसल्स कहना स्टार्ट कर देते हैं और वही ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, सीव एलिमेंट, सीव ट्यूब जितने भी हैं वो जाइलम एंड फ्लोएम के पार्ट बन जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम सेल जो हैं वो स्ट्रेंथ में तो बहुत ज्यादा आगे हैं लेकिन वो नॉन लिविंग है। वो नॉन लिविंग क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर जो सेकेंडरी वॉल है वो काफी थिक हो जाती है जिससे साइटोप्लाज्म कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और वो जो है डेड हो जाएगा सेल और वो बाद में ट्रैकिड्स एंड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इसकी मैंने फॉर्मेशन भी बता दी कि जो प्रोटोप्लाज्म है उससे डिफरेंट केमिकल्स, स्पेशली वो केमिकल्स गाल्जी बॉडी से रिलीज होते हैं
और गाल्जी बॉडी से रिलीज होकर वो सारे के सारे बाहर को निकलते हैं और बाहर आकर सेल वॉल की फॉर्मेशन करते रहते हैं। लास्ट पे है फंक्शन ऑफ सेल वॉल। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे अगर हम फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछूं कि अभी हमने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, तो आप ये बताएंगे कि सबसे पहले सेल वॉल और उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन से हैं और उनकी सेल वॉल कैसी है, फिर उसके बाद पढ़ा है यूकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से हैं, मीन के एल्गी, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, और इनमें से सेल वॉल किस किस में है, वो पहले 3 हैं, फिर उनकी मैंने कंपोजिशन बताई। फिर प्लांट की सेल वॉल की हमने 3 लेयर्स को देखा और 3 लेयर्स की केमिकल कंपोजिशन पढ़ी, और उसके बाद मैंने बता दिया कि सेल वॉल की फॉर्मेशन कहां से होती है, क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्म है वहां से गोल्जी बॉडी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, वो डिफरेंट केमिकल को रिलीज करती है और वो केमिकल आकर बाहर सेल वॉल की फॉर्मेशन करते रहते हैं। अभी मैं चलता हूं सेल वॉल की फंक्शन की तरफ। जब भी आप सेल वॉल के फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला है सपोर्ट, उसके बाद है प्रोटेक्शन, उसके बाद है कम्युनिकेशन, उसके बाद है स्टोरेज और लास्ट पे है ट्रिगर्स। सबसे पहला जो है सपोर्ट, हम इसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी प्लेन एरियाज हैं पाकिस्तान में 3 डेजर्ट हैं, थल, थर, चोलिस्तान। अगर आप उन डेजर्ट की बात करें, उनमें पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल बहुत थिक है, क्योंकि वहां पे विंड प्रेशर बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक प्लेन एरिया होगा तो पीछे से हवा बड़ी स्पीड से आएगी और वो प्लांट्स के ऊपर प्रेशर लगाएगी, उसकी स्टेम को तोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर प्लांट की सेल वॉल स्ट्रांग है, उसमें सेकेंडरी वॉल स्ट्रांग है, तो वो कभी टूटता नहीं है। जैसा कि मैंने ये एक डायग्राम बनाई हुई है, अगर आप इस डायग्राम को फोकस करें, इस डायग्राम में ये प्लांट है, इधर से विंड प्रेशर हुआ, हवा ने प्रेशर लगाया और ये प्लांट ऐसे बेंड हो गया, लेकिन ये टूटा नहीं। अक्सर आपने देखा है कि आफ्टर स्टॉर्म एयर प्रेशर्स जब वो प्लांट्स के ऊपर अप्लाई होता है तो अप्लाई होने के बाद अक्सर प्लांट टूट जाते हैं और अक्सर ऐसे खड़े रहते हैं। जो टूट जाते हैं उनकी सेकेंडरी वॉल बहुत ही जो है वो थिन होती है, वीक होती है और उससे वो टूट जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है ये प्लांट्स को सपोर्ट देता है, इससे प्लांट्स को सपोर्ट मिलती है। सपोर्ट्स के बाद प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन की मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अक्सर जो है बच्चे क्या करते हैं कि एक प्लांट है, उसके ऐसे ट्विग, टहनी को ऐसे तोड़ दिया, या उनके हाथ में कोई ऐसा एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट है, वो ऐसे उसको कट लगा देंगे। जब वो ये एक प्लांट की स्टेम है, जब यहां से इसको कट लगाएंगे, कट लगाने से उस प्लांट की स्टेम से लैटेक्स तो रिलीज होगा, लेकिन क्या होगा कि बाहर से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक करने का मौका मिलेगा। वहां से वायरस अटैक कर सकते हैं, वहां से बैक्टीरिया अटैक कर सकते हैं। स्पेशली आपने वो सुना भी होगा, बल्कि कभी पढ़ा होगा, एक डिजीज है जिसको हम कैंकर कहते हैं। ये जो कैंकर डिजीज है ये बेसिकली होती है सिट्रस प्लांट के अंदर। सिट्रस प्लांट जो है सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस रेटिकुलेटा और सिट्रस मैक्सिमा, ये जितने भी हमारे पास सिट्रस फ्रूट हैं उनके अंदर ये बीमारी होती है। ये स्टेम में ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। स्टेम पे अगर थोड़ा सा जख्म आ जाए, वाउंड वगैरह, तो उसके जरिए ये एंटर होगा और एंटर होकर अंदर एक बहुत सुराख सा बना देगा स्टेम के अंदर, और बाद में प्लांट की डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए सेल वॉल प्लांट को प्रोटेक्शन देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से और बेशुमार इन्वेडर से। उसके बाद है कम्युनिकेशन। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर मैंने एक चीज एक्सप्लेन की थी कि 2 सेल हैं, उनकी सेल वॉल के दरमियान जो सुराख है जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, उसके जरिए हमारे पास एक चीज, एक केमिकल एक साइटोप्लाज्म से मूव करके प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए दूसरे में चला जाता है। ये जो है सेल की है कम्युनिकेशन। और लास्ट पे है स्टोरेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोरेज का। सेल वॉल भी स्टोर करती है। हमने पढ़ा, ये तो हमें समझ आती है कि जी सेल के अंदर वैक्यूल में फूड स्टोर होती है, साइटोप्लाज्म में स्टोर होती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर, एल्गे के अंदर, फंजाई के अंदर, सेल वॉल के अंदर फूड स्टोर होती है ग्लूकोज की फॉर्म में। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है अगर सेलुलोज की कंपोजिशन देखें तो वो भी ग्लूकोज से बनी होती है, हेमी सेलुलोज की देखें तो उसमें भी ग्लूकोज है,
काइटिन देखें तो उसमें भी ग्लूकोज है, पेप्टाइडोग्लाइकेन देखें तो उसमें भी आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं। तो ये जो हमारे पास तीनों चारों ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, उनमें ग्लूकोज सेलुलोज की फॉर्म में स्टोर होता रहता है। बाद में अगर प्लांट को जरूरत पड़े ग्लूकोज की, उसी सेल वॉल से सेलुलोज से कन्वर्ट होती है, ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाके एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज होगा और सेल में जिस जिस जगह पे उसकी जरूरत है वो इस्तेमाल होता है। स्टोरेज के बाद हमारे पास है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या है? अक्सर आपने देखा हमारे पास समर सीजन में अगर आप कोई सीड की स्वाइंग करते हैं, उसके रेडिकल से रूट निकले, प्लोम्यूल से शूट, और अगर सनी डेज है, सनी डेज में क्या होगा कि वो जो उसका जो ऊपर वाला यंग स्टेम है वो ऐसे मुरझा जाएगा, वो विल्ट हो जाएगा। जब वो विल्ट होगा तो बेसिकली उसमें क्या होता है, टर्जिडिटी कम हो जाती है, और अगर आप दोबारा उसको पानी देंगे उसमें टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा और वो दोबारा अपनी असल हालत में आ जाएगा। तो ये बेसिकली है सेल वॉल का कमाल। और सेल वॉल के साथ साथ इसमें वैक्यूल का भी बड़ा रोल प्ले है, लेकिन वैक्यूल का जो टॉपिक है ये उस टॉपिक में हम इसका पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दिया कि सेल वॉल भी टर्गर प्रेशर में बड़ा पार्टिसिपेट करती है। अब यहां पे एक चीज है, ये आपको एक ये डायग्राम नजर आ रही है, ये क्या है? सेल वॉल की इतनी पावर, सेल वॉल की इतनी स्ट्रेंथ देखने के बाद बहुत से बोटैनिस्ट जो प्लांट स्टडी करते हैं उन्होंने सेल वॉल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी की। जब उन्होंने सेल वॉल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी की अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने क्या देखा कि जब इस सेल वॉल की ये जो बाहर वाली 3 लेयर्स हैं, इनको जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रख के देखा तो क्या देखते हैं कि इसके अंदर सेलुलोज के बहुत लंबे लंबे फाइबर हैं। सेलुलोज के जो लंबे लंबे फाइबर हैं वो एक दूसरे के ऊपर 90 एंगल पे अरेंज हैं, और उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है। उसकी वजह से ये आपस में ऐसे पैक्ड हैं, और पैक्ड होने की वजह से बहुत ही स्ट्रेंथ मिलती है इनको, जिससे ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि सेलुलोज क्या है, तो सब बच्चों ने कॉटन देखी होगी, जिसको हम कपास कहते हैं। वो जो कॉटन है उसके जो फाइबर होते हैं वो प्योर सेलुलोज है। इसके अलावा जब हम चावल वगैरह पकाते हैं, वाइट चावल, तो उसमें हमारे पास जो है वो वाइट सा मटेरियल जो निकलता है उसके अंदर सेलुलोज मौजूद होती है। और बेशुमार आपके पास एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सेलुलोज होती है। तो आज का हमारा ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने सेलुलोज वगैरह, सेल वॉल और इसकी कंपोजिशन और ये तमाम चीज़ें पढ़ी। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू।